एक्जोथर्मिक रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जिनमें फर्स्ट एग्जांपल है डिजोल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मतलब कि अगर हम वाटर में H2SO4 को ऊपर से डालें डिजोल्व करने के लिए, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, तो ये भी हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सेम होता है डिजोल्यूशन ऑफ NaOH इन H2O। वाटर ले लें और उसमें NaOH को डालें, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसको अगर हम वाटर ले लें और उसमें NaOH को डालें, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। कास्टिक सोडा पाउडर के फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, तो उसको जब हम इसमें डालेंगे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। तो ये भी हो गया एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। मतलब ये दोनों पूरा ऐसा हीट निकलता है ना कि बर्निंग इफेक्ट हो सकता है। इसको अभी जब मैं आपको एसिड बेस पढ़ाऊंगी तो उसमें डिटेल में बताऊंगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों को ही अगर हम लापरवाही से पानी में डालें ऐसे ना घोलने के लिए, ऐसे जैसे हम चीनी को नमक को डालते हैं, पूरा हीट फेंक देगा आपके ऊपर ही, जल जाएंगे आप। इसलिए लैब में इनको बनाने का एक तरीका होता है। ये मैं आपको एसिड बेस जब पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि बहुत सावधानी से कैसे इनको डाइल्यूट किया जाता है या वाटर में इनको मिक्स किया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें H2SO4 सिर्फ H2SO4 है, इसमें वाटर नहीं मिला है। जब हम इसमें वाटर मिला देते हैं तब उसको डाइल्यूट कहते हैं। कैसे डाइल्यूशन किया जाता है ये भी मैं आपको एसिड बेस में बताऊंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंबसन ऑफ LPG। LPG जब जलता है घर में ही, आप लोग खाना बनाने के लिए जब मम्मी लोग जलाती हैं LPG तो हीट देता है वो, तो ये हो गया एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। केरोसिन, मिट्टी का तेल, इसका यूज तो किसी भी चीज़ को जलाने में ही किया जाता है। जैसे इससे पहले मैं कोयले को जलाकर रिएक्शन मैंने इसके पहले बताया है, तो उसको भी जलाने के लिए थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाला जाता है। मतलब इतनी तेज ये जलता है ना कि इसका यूज हम बहुत थोड़ा सा यूज करते हैं किसी दूसरी चीज़ को जलाने में, कोयले को जलाने में, लकड़ी को जलाने में, इन सब चीज़ों को जलाने में केरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा हीट मिलता है। अब तो नहीं, पहले के समय में एक स्टोव आता था। स्टोव अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें केरोसिन ऑयल को भर के ही जलाया जाता था। बिल्कुल वो गैस जैसा जलता था। मतलब गैस से थोड़ी कम फ्लेम रहती थी पर इतनी रहती थी कि उसमें लोग खाना बनाते थे। मेरे घर में तो पहले के टाइम था, मैंने देखा है। अब आजकल ख़त्म हो गया। आजकल तो केरोसिन ऑयल भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ने सबको सिलेंडर ही बांट दिया है और इस वक्त तो सिलेंडर की भी कमी हो गई है। फिर से लोग आ जाएंगे उसी पर, लकड़ी, कोयले, केरोसिन ऑयल, इन्हीं सब चीज़ों पर। हाँ, पर इससे धुआं बहुत निकलता था। LPG से धुआं नहीं निकलता, पर इससे धुआं बहुत निकलता था। इससे बर्तन काला हो जाता था। LPG से धुआं नहीं निकलता, बर्तन नहीं काला होता ना, पर इससे हो जाता था। इसी तरह केरोसिन की तरह और भी तरह तरह के फर्नेस ऑयल होते हैं, मतलब भट्टी में जिनको डाल डाल कर दूसरी चीज़ों को जलाया जाता है, तो वो सारे एक्जोथर्मिक रिएक्शन में यूज होंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ लाइम CaO विथ वाटर। CaO को क्विक लाइम कहते हैं। जब इसको पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। CaO है, इसको जब वाटर में डालेंगे तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। सब जुड़ गया, Ca और O2 है, H2 है, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिए, CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं क्विक लाइम, इसको कहते हैं स्लैग्ड लाइम, और बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। बस सिंपल कुछ नहीं करना है। पानी लीजिए आप, इसको क्विक लाइम कहते हैं। मार्केट से ख़रीद कर चूने को ले आइए, सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। बस उसको पानी में डाल दीजिए। जैसे ही आप डालेंगे हीट निकलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से रात भर इसको भिंगा कर रखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके, इसी का यूज वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता था। अब तो नहीं किया जाता, पहले इसी का यूज वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता था। किसी का भी नया नया घर बनता था तो चूने से जब उसकी पुताई होती थी तो उसमें दीमक और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये सब जो लग जाते हैं दीवारों पर, वो नहीं लगते थे। नेक्स्ट टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में इससे पहले मैंने आपको बताया एक्जोथर्मिक रिएक्शन, अब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। मतलब हीट, किसी ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आपको हीट देना पड़ता है। जो भी हम रिएक्टेंट लेंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, तो इसीलिए उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि अभी आप पढ़ रहे और आप जानते भी होंगे, बहुत आपने सुना होगा एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है। एक वर्ड आपको क्लास 11th में या 12th में मिलेगा, एडजॉर्प्शन। बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बस बी की जगह आ गया है डी।
तो दोनों में देखिए मैं यहीं आपको अंतर बता देती हूँ, अभी से आपको पता रहेगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब कोई चीज़ पूरी तरह से अंदर तक, जैसे हीट हम दे रहे हैं तो पूरा अंदर तक वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, तब उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो एब्जॉर्प्शन है सिर्फ उसके सरफेस पर होता है, अंदर तक नहीं होता। कोई भी चीज़, 2-3 रिएक्टेंट हमने लिया या बिहेवियर में कोई चीज़ है जिसको हम डाल रहे हैं, सिर्फ ऊपर तक रहे, वो अंदर तक ना आए, तब इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा चाय का, दूध का। जैसे चाय में जो मलाई पड़ जाती है, दूध में जो मलाई पड़ जाती है, वो सब एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। एंडो का मतलब होता है इन, मतलब अंदर, पूरा अंदर घुस जाना। और थर्मिक का वही पुराना मतलब जो इससे पहले मैंने बताया आपको, हीट पूरा अंदर तक चली जाती है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है N2 और O2 का रिएक्शन। N2 और O2 दोनों ही एटमॉस्फेयर में अच्छे अमाउंट में रहते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में गैस जो मिलती है वो नाइट्रोजन है, और उसके बाद जो मिलती है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन है। इन दोनों का ही रिएक्शन अपने आप ही एटमॉस्फेयर में हो जाता है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, और हीट भी मिल जाता है एटमॉस्फेयर से ही। और कितना उसका टेम्परेचर होता है देखिए ज़रा, 3000 डिग्री सेल्सियस। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको बैलेंस करिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो गया, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम नीचे नहीं लिखती, ना ही रिएक्टेंट का लिखती हूँ, क्योंकि मेरे बोर्ड पे जगह बहुत कम रहता है। लेकिन आप जब नोट्स बनाइए आप ज़रूर सबका नाम नीचे लिखिएगा, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो आप उसको नीचे लिखिएगा, क्योंकि बार बार आप उसको पढ़ेंगे तो आपको वो नाम रट जाएगा, उसका फॉर्मूला रट जाएगा। N2O2 रिएक्शन करके बना लिए नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये काम कोई नहीं करवाता है, ये काम एटमॉस्फेयर में अपने आप होता है। और कब होता है? जब दो लाइट आपस में स्ट्राइक करते हैं, जब बिजली कड़कती है। आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ऐसे साइन, इधर से एक आता है, इधर से आता है, दोनों आपस में ही टकराते हैं। बाहर रहिए तो ऐसा लगता है कहीं हमारे ऊपर ही ना गिर जाए, और गिर भी जाता है कभी कभी, किसी की झोपड़ी पर, किसी के घर पर। और जहाँ गिरता है तो वहाँ पूरा तहस नहस कर देता है, वहाँ सब कुछ जला देता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर देख रहे हैं 3000 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मेटल भी मेल्ट हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। इसीलिए बहुत सारा प्रिकॉशन आप पढ़ते आते हैं साइंस की बुक में, जियोग्राफी की बुक में, कि जब बिजली कड़कती है तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, और मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, टीवी बंद कर देना चाहिए। वो सब इसीलिए होता है क्योंकि कुछ चीज़ें, इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें ऐसी हैं जो इस लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती हैं, और जब अट्रैक्ट कर लेंगी तो आप इसका टेम्परेचर याद रखिएगा कितना ज़्यादा होता है, क्या हाल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। इसके लिए हम रेड हॉट कोक पर जब स्टीम डालेंगे, स्टीम मतलब कैसे बनता है, वाटर को गर्म करिए तो स्टीम बनता है, और साथ में आपको हीट भी करना होगा, तब बनेगा CO+H2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, इन्हीं दोनों को साथ में कहते हैं वाटर गैस। मैंने आपको कोल मीन्स कोयला कई बार बता दिया, लेकिन ये नया वर्ड आ रहा है कोक, हो सकता है आप लोग जानते भी हो। कोक मतलब होता है लकड़ी का कोयला, रेड हॉट लकड़ी का कोयला हो, ऐसे ना, मतलब जो लकड़ी होती है उसको बंद कमरे में, इसको एब्सेंस ऑफ एयर जलाया जाता है। बस थोड़ा सा एक होल रहेगा जहाँ से हम इसको आग लगा दें, यहाँ तक लकड़ी का ढेर रहेगा। ढेर सारी लकड़ियाँ जलाएंगे ना, एक को नहीं बनाएंगे, तो लकड़ियों का ढेर रहे, उसको बंद कमरे में एक जगह से ऐसे आग लगा देंगे, फिर वो सारा जल जाएगा। जब इसको एयर अच्छे अमाउंट में नहीं मिलेगा तो ये अध जला रहेगा, राख नहीं बना रहेगा, उसी को बोलते हैं कोक। फिर दोबारा अब इसको निकाल कर छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा, ये लकड़ी है तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में रहेगा ये, इसको कोक कहेंगे। फिर इसको लेकर अगर आप जलाएंगे तो इससे धुआं नहीं निकलता। सबसे अच्छी खासियत इसकी यही है कि जब आप कोयले को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, बहुत धुआं निकलता है, जो कि ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। लेकिन जब कोक को जलाते हैं तो उससे ज़्यादा धुआं नहीं निकलता, इससे ज़्यादा हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं। तो इसको बहुत अच्छा यूज करना है। जैसे देख रहे हैं ना, वाटर गैस बनाना है तो हम कोयले का ना यूज करके रेड हॉट कोक का यूज कर रहे हैं, क्योंकि वाटर गैस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज
यूज है इसका। इसको से इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में तैयार किया जाता है, जैसे अमोनिया को तैयार किया जाता है ना, उसी तरह वाटर गैस को भी बनाया जाता है। इन दोनों में अंतर आप जान गए, ये लकड़ी का कोयला और ये पत्थर वाला कोयला। एंडोथर्मिक रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे आप तो ये होगा ही नहीं डिजॉल्व ना, इसको आप डालेंगे वाटर में ना तो ये घुलेगा ही नहीं, तब आपको देना होगा इसको हीट। गर्म कर दीजिए, जैसे खाना बनता है ना वैसे इसको गर्म कर दीजिए तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। वाटर टू स्टीम, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। वाटर है उसको स्टीम बनाना है तो आपको हीट देना ही पड़ेगा, जब आप हीट देंगे तो वो स्टीम बनेगा। हो गया ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का अच्छा खासा एग्जाम्पल। सारा कुकिंग, जो घर में आप मैगी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो वो सारा सब एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पर केमिस्ट्री में एग्जाम में आप उसको लिख नहीं सकते कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो कुकिंग मैगी, कुकिंग मेकिंग टी, ये सब लिख नहीं सकते, तो इसलिए आपको केमिकल्स का एग्जाम्पल ही लिखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको कहती हूँ ना कि जो केमिस्ट्री है वो पूरा किचन से आता है। केमिस्ट्री उन्हीं की स्ट्रांग हो सकती है जिनको खाना पीना बनाने में इंटरेस्ट हो। जो थोड़ा बहुत कुकिंग करते होंगे ना, उनको केमिस्ट्री उन लोगों से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जिनको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अगर आपको अपना केमिस्ट्री स्ट्रांग करना है तो कुकिंग में इंटरेस्ट डाल लीजिए।